कल्पना कीजिए, आज आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे होते और बीच रास्ते में आपको एक दूसरे देश का वीजा लेना पड़ता। भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसा देश जिसका अपना झंडा होता, अपनी सेना होती और जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन होता। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 1947 का वो भयानक सच था जिसे उस्मानिस्तान का नाम दिया गया था। आखिर कैसे सरदार पटेल ने सिर्फ 108 घंटों में भारत के सीने पर मौजूद इस कैंसर को जड़ से मिटा दिया? चलिए जानते हैं ऑपरेशन पोलो की अनकही दास्तान। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ता न होती तो भारत का नक्शा आज बिल्कुल अलग होता। भू राजनीतिक दुष्सपना। 1947 में भारत एक पहेली जैसा था जिसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा गायब था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था, एक ऐसे क्षेत्र पर शासन करते थे जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर बने क्षेत्र से भी बड़ा था। उन्होंने उस्मानिस्तान की कल्पना की थी, एक धर्मनिरपेक्ष भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक संप्रभु इस्लामी राजतंत्र। रजाकारों का उदय। कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार एक निजी कट्टरपंथी मिलिशिया थी जो निजाम के तूफानी दस्तों यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स के रूप में काम करती थी। सांप्रदायिक हिंसा और सीमा पर हमलों के उनके अभियान ने एक मानवीय संकट खड़ा कर दिया था। ये केवल एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, ये सुरक्षा में सेंध थी। चारों ओर से घिरे पाकिस्तान का जोखिम। सरदार पटेल ने महसूस किया कि एक स्वतंत्र, शत्रुतापूर्ण हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह काम करेगा, जिससे पाकिस्तान को दक्कन में हवाई अड्डे स्थापित करने का मौका मिल सकता था और इस तरह भारतीय संघ की उत्तर और दक्षिण के बीच की संचार कड़ियां प्रभावी रूप से टूट सकती थीं। ऑपरेशन पोलो की पंचसूत्री रणनीति। मास्टर प्लान। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। ये कोई धीमी गति से चलने वाला अभियान नहीं था, ये एक ब्लिट्जक्रीग था। इस रणनीति में 5 दिशाओं से समन्वित हमला शामिल था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हैदराबाद राज्य की सेनाएं अपनी रक्षा के लिए एक जगह पर केंद्रित न हो सकें। मुख्य हमले। पश्चिमी हमला ऑपरेशन थंडरबोल्ट। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में पहली आर्मर्ड डिवीजन ने शोलापुर की ओर से जोरदार हमला किया। ये हथौड़ा था। पूर्वी हमला। बेजवाड़ा यानी विजयवाड़ा से AA रुद्र के नेतृत्व में जो राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। सहायक मोर्चे। उत्तर यानी औरंगाबाद से और दक्षिण यानी करनूल से सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ीं ताकि स्थानीय छावनियों को घेरे रखा जा सके। जोरदार सैन्य शक्ति और प्रतिरोध का पतन। यांत्रिक श्रेष्ठता। भारतीय सेना ने शेरमन और स्टुअर्ट टैंकों का उपयोग किया। रजाकार हालांकि संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन वे मुख्य रूप से एक अनियमित सेना थी जो पुराने जमाने की राइफलों और कुछ टैंक रोधी तोपों से लैस थी। भारतीय सेना की पहली आर्मर्ड डिवीजन के अनुशासित मशीनीकृत समन्वय के सामने वे बहुत जल्दी ही पस्त हो गए। हवाई वर्चस्व। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने इसमें एक सटीक और निर्णायक भूमिका निभाई। टेम्पेस्ट और स्पिटफायर विमानों ने पहले 24 घंटों के भीतर ही बीदर और हकीमपेट के निजाम के हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान के साथ निजाम के संभावित हवाई पुल को जमीन पर उतारकर IAF ने यह सुनिश्चित किया कि ये रियासत पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। 100 घंटे का युद्ध। गति ही मनोवैज्ञानिक युद्ध का हथियार थी। चौथे दिन तक हैदराबाद रियासत की सेनाओं को ये एहसास हो गया था कि उन पर चारों ओर से घेरा कसता जा रहा है। निजाम की प्रोफेशनल मली सैन्य कमान ने रजाकारों की आत्मघाती संरचनाओं की निरर्थकता को भांप लिया और हैदराबाद शहर को पूर्ण विनाश से बचाने का निर्णय लिया। एक सामंती वंश का पतन। आत्मसमर्पण। 17 सितंबर 1948 की दोपहर को युद्ध शुरू होने के ठीक 108 घंटों के बाद निजाम रेडियो पर आए। उनकी आवाज जो कभी एक निरंकुश सम्राट की आवाज हुआ करती थी, अब पराजित और हारी हुई लग रही थी। उन्होंने युद्ध विराम का आदेश दिया और रजाकारों को भंग कर दिया। हैदराबाद सेना के कमांडर मेजर जनरल L. एड्रूस ने औपचारिक रूप से जनरल चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस कार्रवाई का नाम। सरदार पटेल और नेहरू ने बड़ी कुशलता से इस घटना को युद्ध के बजाय पुलिस कार्रवाई का नाम दिया। शब्दों का ये चयन एक राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण था। इसने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन को ये संकेत दिया कि ये पूरी तरह से आंतरिक कानून व्यवस्था का मामला था, जिससे शीत युद्ध के संवेदनशील शुरुआती वर्षों में किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोका जा सका। एक समकृत उपमहाद्वीप की लेगेसी। हैदराबाद का पतन ब्रिटिश युग की रियासती सर्वोपरिता के ताबूज में आखिरी कील साबित हुआ। इसने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय संघ किसी भी राज्य के भीतर एक और राज्य की स्थिति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन्य विकास।
ऑपरेशन पोलो आज भी एकीकृत युद्ध समूहों का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसने ये दर्शाया कि भारत किस प्रकार दक्कन के दुर्गम भूभाग में भारी सैन्य टुकड़ियों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। ये उन टैंक युद्धों का एक पूर्वाभ्यास था जिन्हें भारत ने बाद में 1965 और 1971 के युद्धों में लड़ा। भू राजनीतिक स्थिरता। आज हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय ये सुनिश्चित करता है कि भारत का हृदयस्थल किसी संघर्षग्रस्त और खंडित क्षेत्र के बजाय एक प्रमुख तकनीकी और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित है। ये सरदार पटेल की लौह इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है।